और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा ताजमहल पर योग की भी है। जी हां, देखिए। छत्तीसगढ़ के होने वाले नए सीएम विष्णुदेव साय रायपुर में भगवान श्री राम के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी की पूजा की। साथ ही शिव जी का भी आशीर्वाद लिया। इस दौरान विष्णुदेव साय ने कहा कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए प्रभु से कामना की। विष्णुदेव साय बुधवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के रॉयल गेट के पास 4 लड़कियों का योग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि इन 4 लड़कियों ने वहां सूर्य नमस्कार किया। ये लड़कियां आगरा की ही रहने वाली हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ताजमहल में इस तरह का वीडियो नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद लड़कियों ने माफी मांगी, फिर पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ियों से बहने वाला पानी दिसंबर की कड़ाके की ठंड की वजह से जमने लगा। उसकी एक एक बूंद की धार बर्फ में तब्दील हो चुकी है। नीति घाटी में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे खिसक गया है। इस बर्फबारी को देखने के लिए सैलानी भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। बिहार के सुपौल में मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 250 ग्रामीणों ने अपनी करोड़ों की 29 एकड़ जमीन सरकार को दान में दे दी। यानी इससे यहाँ मेडिकल कॉलेज का सपना साकार होगा। सभी ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम अपनी अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। सरकार ने ग्रामीणों के इस फैसले के बाद इस कॉलेज को मंजूरी दी थी। ये राज्य का 15वां सरकारी मेडिकल कॉलेज है। इससे आसपास के युवाओं को भी काफी फायदा होगा। दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एक अनोखा क्रिसमस ट्री बनाया गया। इसे उत्तम नगर इलाके के कुम्हारों ने मिट्टी के मटकों और गुल्लकों से तैयार किया। बताया गया कि इस क्रिसमस ट्री के लिए 2000 से ज्यादा मिट्टी के घड़े और गुल्लक इस्तेमाल हुए। अक्सर कुम्हारों की ज्यादातर बिक्री दिवाली के त्योहार पर होती है। बाकी त्योहारों में इनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं होता। ऐसे में लोकल कारीगरों को वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा मिट्टी का क्रिसमस ट्री बनाया गया। होटल में आ रहे विदेशी मेहमानों को भी ये खूब पसंद आ रहा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सर्दी के दौरान होने वाली उदासी और डिप्रेशन से जुड़ी हुई है। सर्दियों में जब धूप कम होती है तब आप इस उदासी को महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर इसे विंटर डिप्रेशन कहते हैं और इसकी वजह से किसी का मूड खराब हो सकता है। सुबह की धूप का हमारी सेहत और मूड से क्या कनेक्शन है, ये समझना जरूरी है। ठंड के इस मौसम में हैप्पी रहने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। मौसम सर्दियों का हो तो धूप का इंतजार होता है। खासकर दिसंबर और जनवरी के महीने में जब ठंड बढ़ती है तब नर्म धूप का बड़ा सहारा होता है। सर्दियों में अगर कई दिनों तक सूरज का दीदार नहीं हुआ तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही, जब धूप खिलती है माहौल बदल जाता है, सभी का मूड ठीक हो जाता है। यानी सूरज की रोशनी का हमारे मूड से गहरा रिश्ता है। नई स्टडी बताती है कि जहां सर्दियों में सूरज की रोशनी से सब कुछ अच्छा लगता है, वहीं इसकी कमी से डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। जानकार इसे विंटर डिप्रेशन या सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। मौसम बदलने के साथ तबीयत उदास न हो या डिप्रेशन न हो, इसके लिए विंटर डिप्रेशन को समझना जरूरी है। इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विंटर डिप्रेशन क्या है और इसके लक्षण क्या है। अगर सर्दियों में आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा, आलस और कमजोरी का एहसास होता है, ज्यादा नींद नहीं आती, ज्यादा खाने की इच्छा होती है, ध्यान लगाने में दिक्कत होती है या हताशा और नाउम्मीदी महसूस होती है, तो आपको विंटर डिप्रेशन हो सकता है। आमतौर पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। ये कहकर बात टाल दी जाती है कि सर्दियों में यूं भी आलस ज्यादा होता है, लेकिन सर्दियों में होने वाली उदासी को समझना और दूर करना जरूरी है। असल में ये उदासी या डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पर सर्दियों में शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक में बदलाव आता है। लेकिन बड़ी वजह यह है कि कम धूप की वजह से सेरोटोनिन लेवल में कमी आती है।
इसकी वजह से मूड खराब होता है, साथ ही काम करने की इच्छा नहीं होती। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल करीब 1 करोड़ लोग इस विंटर डिप्रेशन की वजह से परेशान होते हैं। यानी ये समस्या बहुत आम है और वजह है धूप की कमी, या कहें कि सुबह सवेरे सूरज की रोशनी नहीं मिलना। जानकार मानते हैं कि सुबह की रोशनी दिमाग के जागने और अलर्ट रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसकी वजह से दिमाग को दिन और रात का सही अंदाजा होता है। शरीर में बाकी काम इसी हिसाब से किए जाते हैं। जाहिर है, रोशनी नहीं मिलेगी तो दिन रात की समझ नहीं होगी और इसका असर शरीर और दिमाग पर पड़ना शुरू हो जाता है। असल में हमारे दिमाग से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल निकलता है, जो हमें जागने और अलर्ट रहने के लिए तैयार करता है। सुबह की धूप में रहने से हेल्दी कॉर्टिसोल सुबह निकलता है और डिप्रेशन से बचाता है। इसके साथ सुबह की धूप से हैप्पी हार्मोन डोपामाइन भी रिलीज होता है, जो खुशी का एहसास देता है और मोटिवेट रहने में हमारी मदद करता है। यानी सर्दियों में सुबह की धूप के फायदे ही फायदे हैं। ठंड से राहत तो मिलती ही है, मानसिक सेहत के लिए भी ये जरूरी है। कई घरों में सुबह की धूप से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दे लगाए जाते हैं, लेकिन जरूरी है कि खिड़की खोलकर धूप का स्वागत किया जाए। घर में मुमकिन न हो तो पार्क या खुली जगह पर धूप में जरूर बैठें। अपनों के साथ साथ करीबियों को भी धूप की अहमियत बताएं, हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सर्दियों में होने वाली उदासी और उसे दूर करने के तरीकों पर हमने बात की डॉक्टर स्नेहा शर्मा से। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अफेक्टिव डिसऑर्डर बेसिकली मूड चेंजेस को बोला गया है, जो कि सीजन से प्रभावित होते हैं, जो कि अर्थ के धीरे धीरे रेवोल्यूशन अराउंड द सन पे वेरी करते हैं। तो कुछ सीजन्स में इसका जो प्रिवलेंस है वो बढ़ जाता है। स्पेशली देखा गया है कि विंटर मंथ्स में जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, जो कि मूड को से रिलेटेड हैं, वो बढ़ जाती हैं। और ये दोनों ही तरह में पाया जा सकता है, जिसमें मूड इलेटेड भी हो सकता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में मेनिया बोलते हैं, और लो भी हो सकता है अनयूजुअली, जिसको डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन ज्यादा कॉमन होता है और इसलिए आपने सुना भी होगा कि जैसे जैसे बाहर रोशनी कम हो रही है, क्लाउडी ज्यादा लग रहा है, वैसे वैसे एक ग्लूमीनेस रहती है, एक उदासीपन आ जाता है। ये उदासीपन अगर सिर्फ मूड्स तक सीमित है तो हम इसे सीजनल रिलेटेड मूड चेंजेस बोलते हैं। बट अगर ऐसे इनके साथ साथ लंबे टाइम तक किसी चीज में मन नहीं लगना, मोटिवेशन खत्म हो जाना, अंदर से कोई होप नहीं रहना, या फिर वर्थलेस फील करना, साथ साथ में एनर्जी लेवल्स का लो हो जाना, और जो कि आपके फोकस और कंसंट्रेशन को प्रभावित करे, आपकी स्लीप और एपेटाइट चेंजेस आने लगे, जो कि सीजनली अफेक्टेड हैं, जो कि सिग्निफिकेंट रूप में आने लगे, तो ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। विंटर्स मंथ्स जब आने लगते हैं तो एटलीस्ट उन घंटों में जिस वक्त रोशनी है बाहर और सन एक्सपोजर है, बाहर बैठे उठने के तुरंत बाद अपने आप को कम से 15 या आधा घंटा तक सनलाइट, नेचुरल लाइट का एक्सपोजर दीजिए। और जो लेट आवर्स हैं, इवनिंग टू नाइट आवर्स, उन घंटों में आप डिम लाइट का एक्सपोजर रखें, ताकि जो आपकी इंटरनल क्लॉक है वो अब तब भी समर्स के हिसाब से चले और उसका जो मूड पे चेंजेस हैं वो कम से कम हो। चलिए बढ़ेंगे आगे। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने ये भी साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की व्यवस्था अस्थायी थी। वहीं अदालत ने कहा कि लद्दाख को अलग करने का फैसला भी सही था। इधर पीएम मोदी ने भी अदालत के इस फैसले का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक बताया। इससे पहले 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर रे भारत दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद समेत कई अधिकारियों से दिल्ली में मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों अधिकारियों के बीच साइबर और वित्त अपराधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एफबीआई निदेशक 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में घिरे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिली। अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी। हालांकि कोर्ट ने संजय सिंह को संसद की समिति के पास व्यक्तिगत तौर पर जवाब दाखिल करने के लिए संसद भवन जाने की सशर्त इजाजत
दी थी, लेकिन शर्त यह है कि वो इस दौरान मीडिया या पार्टी कार्यकर्ताओं से कोई बात नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं होगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड घटा दी गई। दरअसल सर्दियों में कोहरे की वजह से हादसों पर काबू पाने के लिए ये फैसला लिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की रफ्तार 100 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गई, जबकि भारी वाहनों की रफ्तार भी 80 से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये नियम यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से लेकर अगले साल 15 जनवरी तक लागू रहेगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद से अपने सस्पेंशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। महुआ ने अर्जी दाखिल कर कहा कि उनके निष्कासन की प्रक्रिया गैर कानूनी है। सवाल के बदले पैसे लेने के आरोपों को लेकर महुआ की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई थी। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। छत्तीसगढ़ की तरह बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन जब नाम सामने आया तो सियासी गलियारे में सभी चौंक गए, क्योंकि चुनाव से अभी तक मोहन यादव का नाम सीएम पद के दावेदारों में कभी नहीं आया। ओबीसी समुदाय के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। इसके साथ ही दलित और ब्राह्मण समुदाय के 2 डिप्टी सीएम होंगे। संकेत साफ है, बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। केंद्रीय नेतृत्व पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, मैं सभी का आभार मानता हूं। कहीं और होता हो तो होता हो, सियासत में ऐसा बहुत कम ही होता है कि जो शख्स तस्वीर की सबसे पिछली कतार में खड़ा हो वो कुछ देर में आगे की कतार से भी आगे निकल जाता है। विधायकों के फोटो सेशन में जो आदमी अभी तक विनम्रता से पीछे चुपचाप खड़ा था, वो पलक झपकते कद्दावर हो जाता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती, और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ। पिछले करीब 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के चौंका देने वाले फैसलों की लंबी फहरिस्त में ताजा नाम मोहन यादव का है। बतौर मुख्यमंत्री जैसे ही इस नाम का ऐलान हुआ, टीवी देख रहे हर आदमी के मुंह से बस एक ही सवाल निकला, ये कौन है? न कोई सियासी विरासत, न मीडिया में कोई जिक्र। शिवराज के विकल्प के तौर पर जिन लोगों के नाम को रेस में शामिल किया जा रहा था, उनमें मोहन यादव कहीं नहीं थे, लेकिन फैसला इनके ही हक में गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोहन यादव का नाम आगे बढ़ाया था, जिस पर सहमति बन गई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव खुद शिवराज सिंह चौहान ने रखा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम का ऐलान हुआ, सूत्रों के मुताबिक फोन पर पहली बधाई संघ की तरफ से ही आई। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश में एक बात तो करीब करीब साफ हो चली थी कि कमान शिवराज को नहीं मिलने वाली। पार्टी ने नाम के ऐलान में जितना वक्त लिया, उसके बाद नए नाम की ही उम्मीद थी। ये अलग बात है कि रेस में प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नाम आगे बताए जा रहे थे, लेकिन लगता है कि दिग्गजों की खींचतान में बाजी मोहन के नाम हो गई। ये सारा विषय प्रदेश की जो एक टीम होती है और विधायक दल के जो प्रमुख लोग होते हैं वो सब बैठ करके विचार करते हैं, एक एक नाम पर विचार करते हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के उस पर मोहर लगती है, तब जाकर के ये सारी चीजें होती है। प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वयं इच्छा प्रकट की कि इस नाम का प्रस्तावना मैं करूंगा। उन्होंने प्रस्तावना की और बाकी जो प्रमुख 9-10 लोग हैं उन्होंने उसका समर्थन किया, अनुमोदन किया, और उसके बाद पूरे विधायक दल ने उसका समर्थन किया। मोहन यादव तीसरी बार उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीते हैं। साथ ही शिवराज सरकार में मंत्री पद का अनुभव भी है। लेकिन एक बात जो ज्यादा अहम है वो है संघ से उनका पुराना रिश्ता और जमीन स्तर पर काम का अनुभव।
उनकी मेहनत फल लाई है। महाकाल बाबा का आशीर्वाद मिला है जो वो मुख्यमंत्री बने हैं और सेवा के लिए तैयार है, जनता की सेवा करेंगे। घर में किस तरह का खुशी का माहौल? बहुत खुशी का माहौल है, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कुछ बता ही नहीं सकते कितनी खुशी हुई है। कहा जा सकता है कि मोहन यादव के साथ एमपी में करीब 2 दशक बाद नेतृत्व के स्तर पर बड़ा बदलाव आया है। अब समझ लीजिए कि इस फैसले की सियासी अहमियत क्या है। बीजेपी ने शिवराज की जगह ओबीसी समुदाय का ही सीएम चुना है। इस तरह 2024 के लिए मैसेज साफ है। मोहन यादव को आगे करके बीजेपी ने एमपी के अलावा यूपी और बिहार के यादव समुदाय को भी साधने की कोशिश की है। देखा जाए तो ये कांग्रेस और विपक्षी दलों के ओबीसी कार्ड की भी काट है। यानी मध्य प्रदेश के मोहन 2024 चुनाव में बीजेपी के मजबूत सारथी साबित हो सकते हैं। बीजेपी ने सिर्फ मोहन यादव को सीएम बनाकर नहीं चौंकाया, 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं और उनके नाम भी राज्य से बाहर ज्यादा नहीं सुने गए। कार्ड की भी काट है। यानी मध्य प्रदेश के मोहन 2024 चुनाव में बीजेपी के मजबूत सारथी साबित हो सकते हैं। बीजेपी ने सिर्फ मोहन यादव को सीएम बनाकर नहीं चौंकाया, 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं और उनके नाम भी राज्य से बाहर ज्यादा नहीं सुने गए। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने चुनावी समीकरण मजबूत करने की कोशिश की है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री से विधायक बने नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर का सम्मानजनक पद मिलेगा। कहीं ट्राइबल, कहीं ओबीसी, तो अगले लोकसभा की मद्देनजर ये सारे सियासी समीकरण हम देख रहे हैं। आम लोगों की अगर भला हो तो हमें अच्छा लगेगी, क्योंकि जो भी हो आम लोगों को अच्छा होना चाहिए। बहरहाल मध्य प्रदेश में फैसला हो गया और इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ सकती है। बस कुछ घंटों का इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 103 अंक उछला, ये 69,928 के रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 28 अंकों की उछाल रही, ये 20,997 के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स के 18 शेयरों में तेजी रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव गिरे। सोना 900 रुपए फिसला। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 61,300 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी भी 200 रुपए टूटी। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 76,000 रुपए हुई। ट्रक चालकों को बड़ी राहत। अब से बाजार में आने वाले नए ट्रकों में ड्राइवर्स के लिए एसी केबिन होगा, जो फैक्ट्री से ही बनकर आएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2025 से N2 और N3 श्रेणी के वाहनों के केबिन में एयर कंडीशन लगाना जरूरी होगा। इससे गर्मी के दिनों में ट्रक चालकों को आसानी होगी। काइनेटिक ग्रीन ने एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसे काइनेटिक जुलू नाम दिया गया है। इसकी कीमत 94,990 रुपए रखी गई है। स्कूटर की डिलीवरी जनवरी 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बीच एक और काम हो रहा है, भगवान राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को अयोध्या से जोड़ने की तैयारी, जिसके तहत प्रयागराज के रिंगवेरपुर का ही कायाकल्प हो रहा है। मान्यता है कि यहीं निषाद राज ने भगवान राम के पांव पखारे थे और माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम को अपनी नाव में बिठाकर नदी पार कराई थी। ये प्रयागराज के नजदीक श्रृंगवेरपुर धाम है। माना जाता है कि ये वही जगह है जहां वनवास के लिए निकले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की निषाद राज से मुलाकात हुई थी। यहीं निषाद राज ने पखारे थे भगवान राम के चरण और इसके बाद राम यहीं से गंगा पार करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पूरा करने आगे निकल पड़े थे। इसी श्रृंगवेरपुर को अब रामनगरी अयोध्या से सीधे जोड़ने की तैयारी चल रही है। यहीं से प्रभु ने
केवट की नौका के द्वारा गंगा को उस पार किया था कि मांगिए नावन केवट आना, कहा है तुम्हार मरम मैं जाना। और यहीं पर सिंहवेरपुर धाम में ही माता जानकी जी ने आपने कुशल के लिए माँ गंगा जी से प्रार्थना किया था कि हे माँ गंगा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे सुरसरी कहो कर जोरी, माँ तू मनोरथ पुर बहु मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करो तो पूजा तोरी। तो यहीं पर गंगा जी अपने मुखार बिंदु से सीता मैया को आशीर्वाद दिया था। राम वन गमन मार्ग परियोजना के तहत उन सारे रास्तों को अयोध्या से सीधा जोड़ा जा रहा है जिनसे होकर भगवान राम 14 वर्ष वनवास के दौरान गुजरे थे। और इसी सिलसिले में अयोध्या से प्रयागराज के नवाबगंज हाईवे से श्रृंगवेरपुर धाम को जोड़ा जा रहा है। राम वनगमन मार्ग की दूरी अयोध्या से चित्रकूट तक तकरीबन 170 किलोमीटर है। इसके तहत गंगा पर 2 पुल बनाए जा रहे हैं, इनमें से एक श्रृंगवेरपुर में भी बन रहा है। बहुत ही बड़ा पार्क बन रहा है भगवान राम और निषाद राज जी के मिलन का, ऐतिहासिक है वो। करोड़ों की लागत से 6 लेन का ब्रिज बन रहा है और राम वन गमन मार्ग का वो एक माध्यम बनेगा। उसी के माध्यम से जो हमारे पर्यटक भगवान राम जी के दर्शन करने अयोध्या जी आएंगे, फिर इसी रास्ते से होकर चित्रकूट और जहाँ जहाँ भगवान राम जी के चरण पड़े थे वो एक पूरा सर्किट बनाया जा रहा है। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो नवाबगंज इलाके से लगा हुआ है। अयोध्या से संपर्क के लिए इस खास सड़क के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। इस राम वनगमन मार्ग पर बरगद, अशोक, नीम, पीपल, जामुन जैसे तकरीबन 45,000 पेड़ लगाने की तैयारी है ताकि रास्तों पर हरियाली रहे। श्रृंगवेरपुर में बना ये मंदिर उस कहानी को दोहराता है जिसे रामायण के प्रसंगों से जोड़ा जाता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान श्री राम ने विश्राम किया था। माना जाता है कि राम जी को वनवास से वापसी के लिए मनाने निकले उनके भाई भरत भी यहाँ आए थे। ये तपोस्थली है कि यहाँ की धूल का बखान किया नहीं जा सकता। धूल कितनी पवित्र है, जहाँ पर प्रभु का हमारे एक पग पड़ा तपोस्थली हो गई। यहाँ पूरी शरीर पड़ी थी, 24 घंटा में अनगिनती पग पड़े होंगे हमारे प्रभु के, एक नहीं। और जब भरत जी आए तो पूरी अयोध्या आ गई हमारे भरत जी के साथ यहाँ पर। तब यहाँ की धूल उठाकर भरत जी ने अपने नेत्रों में लगा कि चरण रेख रजय आँखिन लाई और बने न कहत प्रीति अधिकाई। अपने आप में रामायण की कई कहानियों को समेटे श्रृंगवेरपुर अब राम भक्तों के लिए दर्शनीय स्थल बनने जा रहा है, जहां पहुंचकर लोग भगवान राम को करीब से महसूस कर सकेंगे। आनंद राज, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी काशी विश्वनाथ मंदिर की। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड बनाया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम ने पिछले 2 वर्षों में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, ये जानकारी दी है। इसके मुताबिक बीते 2 सालों में काशी विश्वनाथ धाम में करीब 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 2 साल पहले 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इसके बाद से ही बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 6 दिसंबर 2023 तक 12 करोड़ 92 लाख 24 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई है। अनुमान है कि इस साल दिसंबर के अंत तक ये आंकड़ा 13 करोड़ पार चला जाएगा। इस साल अधिक मास के कारण 2 महीने के सावन में ही 1 करोड़ 67 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने काशी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। अब खास बात यह है कि बीते 2 साल में काशी विश्वनाथ धाम में विदेशी मेहमानों की संख्या में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से इस साल 6 दिसंबर तक 15,930 से ज्यादा विदेशी भक्तों ने दर्शन के लिए बुकिंग कराई थी। पिछले साल 2022 की तुलना में इस साल विदेशी भक्तों की बुकिंग लगभग दुगुने से भी अधिक है।
1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक काशी विश्वनाथ मंदिर में 4,540 विदेशी श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि 1 जनवरी 2023 से 6 दिसंबर 2023 तक 11,350 विदेशी श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन के लिए बुकिंग कराई। जानकारों के मुताबिक काशी कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी की अर्थव्यवस्था में 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 वर्षों में वाराणसी का सालाना कारोबार करीब 20,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 16,000 इस दौरान 2 सालों में विदेशी सैलानियों ने, विदेशी पर्यटक और दर्शनार्थियों ने दर्शन किए। कहां से आ रहे हैं आप और इस तरह के जो रिकॉर्ड आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा जय भोले बाबा की। हम लोग दिल्ली से हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हिंदू धर्म में दोबारा से आस्था वापस आ रही है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा कि आज वो हैं तो इस तरीके के माहौल देखने को मिल रहा है। सारे मंदिरों में लोग दोबारा लौट करके आए, और जो सबसे बड़ी बात, हमारे देश का यूथ था जो मंदिरों से दूर जाता जा रहा था, धीरे धीरे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूथ को वापस ला करके खड़ा कर दिया मंदिर में। कई साल से मैं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में आता हूँ दर्शन करने, महीने में 10 बार आता हूँ, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पे जो असुविधाएं थे वो दर्शनार्थियों के लिए खत्म हो गया। यहाँ पे लगातार असुविधाएं जो होती थी वो खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों का आना अचानक से बढ़ गया, और काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ के बढ़ने के साथ साथ यहाँ के व्यापारी वर्ग को भी उसका लाभ मिला। माला फूल बेचने वाले, टीका का बिजनेस करने वाले, वस्त्र व्यवसायी या यातायात जो सुविधाएं मिली है उसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनने का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ी बात आपने बताई कि सहूलियतें बढ़ गई, काफी भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। जो अंदर सहूलियतें मिलती थी, चाहे वो शेड्स की बात करें, पानी की बात करें, स्पेस की बात करें, मेडिकल सर्विस की बात करें, सेवा की बात करें, तो वाकई में ये लगता है कि अंदर सहूलियतें बढ़ी हैं। बिल्कुल लगता है कि सहूलियतें बढ़ी हैं, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स है सब कुछ, और इस चीज को मैनेज करना, यहाँ पे कॉरिडोर इस तरीके से बनाना कि लोगों की दुकानें और घर को समेट के सहेज के रखना, और साथ में जगह भी निकालना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। कि यहाँ पे पहले इतना रश रहता था, जैसे मथुरा वृंदावन की गलियों में रश रहता है, और आज देखिए इतना व्यवस्थित हो गया है सब कुछ कि बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पे जो श्रद्धालु हैं वो तो संतुष्ट है ही, साथ ही साथ जो विदेशी सैलानी आए थे जो बतौर आस्थावान मंदिर में आकर अपना मत्था टेके हैं, लगभग उनकी भी तादाद 16,000 के आसपास है। तो कुल मिला के नित्य नए रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम में। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GMT। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मंगलवार से समिट की शुरुआत हो रही है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस समिट में AI को लेकर संतुलन बनाने पर चर्चा की जाएगी। इसमें 29 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस दौरान भारत के एजेंडे में AI का कृषि में इस्तेमाल और हर किसी तक AI की पहुंच मुख्य एजेंडा होगा। बिहार के गया के महाबोधि मंदिर में अब मोबाइल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। साथ ही वहां से फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग पर भी बैन रहेगा। डीएम ने यह आदेश जारी किया। इसके अलावा फेसबुक पर मंदिर के अंदर का वीडियो अपलोड करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। चीन ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की। इसे सिचुआन फ्रांस से एक रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया। इस सैटेलाइट का नाम याओगन 39 है। तो इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।